नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर। और हम आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं जिसका आप सभी इंतजार करते हैं, और वो क्या है, आपकी रीट की आंसर की। तो प्रथम पारी में जो आप सभी ने एसएस ने और साइंस ने 10 से 12:30 जो पेपर दिया दोस्तों, उसके मनोविज्ञान के प्रश्नों पर हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। मुझे पूरी आशा है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप सभी ये आशा कर रहे होंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो चेक कर लेते हैं हम कितने नज़दीक हैं हमारी उस पोस्ट के लिए जिसकी हमने इतनी भारी लड़ाई लड़ी है। तो देखो दोस्तों, पहला प्रश्न आप लोगों को क्या दिया गया है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। बाल केंद्रित दोस्तों बहुत आसान सा प्रश्न पूछा गया पहला ही आप लोगों को, बाल केंद्रित, जो कि आप लोगों को हमेशा पढ़ाया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ क्या है, तो बड़ा आसानी से आप देख सकते हो कि इसका जो जवाब बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, डी, कि बच्चों को अभिव्यक्त और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। भाई बाल शिक्षण केंद्रित का मतलब क्या है कि बालक को कार्य करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वह सक्रिय भागीदारी जो है उसको महत्व देगा। इसलिए आपको जो जवाब बनता है दोस्तों वो ये क्या बनेगा, डी नंबर 4। बधाई हो जिन्होंने भी ये सही जवाब दिया है दोस्तों, बड़ा ही आसान प्रश्न था। नंबर 2 पर बात करो, देखो रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। क्या हम इसको व्यक्तित्व के लिए करते हैं, क्या हम इसको अधिगम के लिए करते हैं, क्या हम इसको बुद्धि के लिए करते हैं। तो बिल्कुल सही, आपका सही जवाब जो है दोस्तों वो यहां पर क्या है, बुद्धि के लिए हम प्रयोग करते हैं प्रोग्रेसिव साहब की जो विधि है उसको। ठीक है, बहुत बहुत बधाई दोस्तों आप सभी को जवाब सही देने के लिए। फिर आ जाइए तीसरे प्रश्न पर बात करें, वो क्या कह रहा है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, बालक क्या सीखते हैं। देखो, क्या अनुकरण से सीखता है बालक, अनुकरण का मतलब होता है फॉलो करना। क्या वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखता है। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, हमारा सही जवाब यहां पर क्या बनता है कि बालक जो है वाइगोत्स्की के अनुसार सीखता है वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके। दैट्स ग्रेट एवरीबॉडी। चलिए चौथा बात करते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम, बड़ा ही आसान प्रश्न है दोस्तों, हर बार पढ़ाया जाता है, आप लोगों को दबाव देकर के सिखाया जाता है। भारत एकेडमी ने हमेशा आप लोगों को इसका जवाब लिखा है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया। तो देखो क्या थे इसका जवाब, क्या इसका जवाब वैक्सलर है, क्या इसका जवाब बिने है, क्या इसका जवाब स्पीयरमैन है, क्या इसका कैटल है। बिल्कुल हम सीखते हैं दोस्तों कैसे, बिने। हमने क्या सीखा था, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण, बुद्धि के बिना कुछ नहीं। कैसे याद कराया था आपको, बुद्धि के बिना कुछ नहीं। तो बुद्धि परीक्षण किसने दिया, सबसे पहले बिने ने दिया। याद आ रहा है दोस्तों। चलो बात करते हैं नंबर 5 पर, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों को उत्थान हेतु, मूल शब्द क्या है, उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, दो आपको कीवर्ड पकड़ने होते हैं हमेशा, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कीवर्ड को पकड़ो। एक शिक्षक द्वारा क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली बालक, दूसरी बात क्या कर रहा है, उत्थान। और इसके लिए किसको ध्यान रखना है, शिक्षक के द्वारा। तो देखो क्या कह रहा है, पढ़ाने की धीमी गति। क्या शिक्षक अगर प्रतिभाशाली बालक के उत्थान हेतु बात करेगा तो क्या धीमी गति को लगाएगा। धीमी गति किसके लिए होती है, कमजोर बालकों के लिए होती है। क्या वह विशिष्ट कक्षाएं वो प्रोत्साहन देगा, क्या वह उन्हें दंड देगा या उन पर ध्यान नहीं देगा। दोस्तों कितना आसान प्रश्न हम लोगों को यहां पर दिया गया है रीट में। इस बार देखिए इसका बड़ा आसानी से आप जवाब देख सकते हो कि अगर मेरा बालक प्रतिभाशाली है तो उसके उत्थान के लिए उसे दंड नहीं मिलेगा, उस पर ध्यान देगा, लेकिन उसके लिए क्या देगा, विशिष्ट कक्षाएं वो प्रोत्साहन देगा। दोस्तों 10वीं कक्षा में जो बालक मेरिट में रहते हैं, जो बालक 10वीं कक्षा में मेरिट में रहते हैं, प्रतिभाशाली बालक, उनके लिए सरकार क्या करती है, विशिष्ट कक्षाएं लगाती है। दोस्तों याद रखो, आप इन सब चीज़ों के जवाब अपने सामान्य जीवन से निकाल सकते हो। मनोविज्ञान एक सामान्य जीवन है। आशा करता हूं आप लोगों को जवाब पसंद आया होगा। ये देखिए नंबर 6, अल्बर्ट बांडू अल्बर्ट बांडुरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम, जो निरीक्षणात्मक अधिगम होता है उसकी 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है दोस्तों, इन परिस्थितियों का सही क्रम जो है, देखो क्या दे रखा है, अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन। फिर आ रहा है अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा। यहां देखोगे तो 3 तो सबको सेम मिल रहा है, अवधान और इसमें अंतर कर दिया। सबसे पहली हमें याद होनी चाहिए, हमें सबसे पहली क्या होती है, सबसे पहले अवधान किया जाता है, फिर धारणा बनाई जाती है, फिर उसका पुनरुत्पादन करते हैं और बालक उससे फिर क्या होता है, अनुप्रेरित होता है।
याद आ गया दोस्तों? लिखाया गया प्रश्न है जय भारत ऑनलाइन के, आप चेक करेंगे वीडियो तो आपको मिल जाएगा। ये हमने आपको पढ़ा रखा है एज इट इज प्रश्न। देखो दोस्तों, फिर देखिए 7वां प्रश्न क्या है। सिगमंड फ्रायड, वर्ड क्या आ रहा है दोस्तों? सिगमंड फ्रायड के बारे में बात की जा रही है। वो क्या कह रहा है? अचेतन मन की विशेषताओं। किसके बारे में बात कर रहा है? कीवर्ड को हमेशा ध्यान रखिए, अचेतन मन की विशेषताओं को किसके अनुसार? सिगमंड फ्रायड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने की सर्वाधिक उपयुक्त विधि। व्हाट इज द कीवर्ड? सिगमंड फ्रायड। दूसरी बात, अवचेतन मन की क्या पता करना है? विशेषता पता करना है। तो हमारा जवाब जो बनता है वो इसमें क्या बनता है? स्वप्न विश्लेषण। सिगमंड फ्रायड ने हमें क्या कहा था कि स्वप्नों को विश्लेषित करिए। आसान प्रश्न था दोस्तों, अगर फ्रायड को पढ़ा है तो यह जवाब आपने जरूर दे दिया होगा। ADHD, ADHD क्या होता है? ADHD का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ADHD बड़ा साधारण सा अर्थ है, ध्यान विकार वाले बालक। ठीक है, इसका जो अर्थ है वो क्या है? ध्यान विकार वाले बालक जो हैं उनको हमने क्या कहा था? ADHD उन्हें बताया गया था। ये एक शॉर्ट फॉर्म था, एब्रीवेटिव फॉर्म था, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था इस प्रश्न पर। एक परीक्षण जो व्यक्ति किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है कहलाता है। किस चीज की बात कर रहा है? परीक्षण की बात कर रहा है। किस परीक्षण की बात कर रहा है? जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी एक या अधिक क्षेत्र, किसमें? कीवर्ड्स पर ध्यान दो, एक या अधिक क्षेत्र में किसको बताने के लिए करता है? विशेषताओं और कमियों को बताने के लिए करता है। वो क्या कहलाता है? देखो, क्या वो उपचारात्मक कहलाएगा? नहीं, वो उपचारात्मक नहीं कहलाएगा। वो क्या कहलाता है? निदानात्मक। उपलब्धि नहीं होगा, रचनात्मक नहीं होगा। जवाब क्या बनेगा आपका? निदानात्मक। हमको सबसे पहले निदानात्मक पर बात करनी होगी। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है? बड़ा ही आसान और पढ़ाया गया प्रश्न दोस्तों। भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है कौन से के अनुसार? क्या वो 91 है? जी नहीं। क्या वो 89 है? जी नहीं। क्या वो 74 है? जी नहीं। वो कौन सा है? 86th संशोधन, 86th अमेंडमेंट वाज देयर, जिसमें राइट टू एजुकेशन दिया गया था दोस्तों। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन एंड इट वाज टॉट, पढ़ाया गया आप लोगों को। NCF, जैसा आप लोग हर बार आशा करते हो, NCF का प्रश्न हमेशा आएगा और वो आ गया इस बार। देखो, बताया गया था आप लोगों को NCF पढ़ के जाना, उसका प्रश्न 100% आएगा, बताया था ना आप लोगों को। तो देख लो, NCF 2005 में कक्षा शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है क्या? सांस्कृतिक विरासत की सराहना। हमारा जवाब क्या बनता है यहां पर? NCF में कक्षा शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है, तार्किक चिंतन में अभिवृत्ति के लिए नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास नहीं करती है, ये क्या करती है? सांस्कृतिक विरासत की सराहना के लिए इसको जोड़ा गया है दोस्तों। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनता है? C इज योर आंसर। अगला प्रश्न देखो, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? बहुत आसानी से पता कर सकते हो, कभी समाप्त न होने वाली। देखो, पहला ही शब्द क्या कह रहा है? निरंतरता के सिद्धांत से, है ना। जो कभी समाप्त नहीं होगा तो मतलब निरंतर चलता रहेगा। तो इसलिए इसका जवाब जो है दोस्तों वो क्या है? निरंतरता के सिद्धांत से। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? बुद्धि का घटक नहीं है। प्रश्न आपको पूछ रहा है, बुद्धि का घटक नहीं है। बुद्धि का घटक तार्किक चिंतन होता है, व्यावसायिक रुचियां, अनुभवों से सीखना, लेकिन स्मृति जो है वो बुद्धि का घटक नहीं होता है। निम्नलिखित में से बालक कौन सी प्रक्रिया मनोज्ञात्मक नहीं है? बालक से संबंधित है लेकिन मनोज्ञात्मक नहीं है। खेलना है, फेंकना है, लिखना है, लेकिन देखो क्या नहीं है? सोचना नहीं है। कितने आसान प्रश्न इस बार रीट में। वास्तव में दोस्तों आप सभी को मुझे लगता है अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न पत्र बड़ा आसान बनाया गया। सोचना। व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 PF डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। 16 PF अगर आपने पढ़ा होगा इसको, अच्छा हाँ क्षमा करिएगा दोस्तों, आपका जवाब मैंने क्रॉस कर दिया। हमारा जवाब यहाँ पर है, हमारा जवाब जो है वो है यहाँ पर सोचना। मैं क्रॉस कर दिया था लेकिन आपका जवाब यहाँ पर सोचना है। ठीक है दोस्तों, फिर देखो आ जाओ 15 पर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसे पढ़े होंगे तभी, क्योंकि इसमें अंदाजा नहीं लगा सकते हैं हम लोग। PF प्रश्नावली जो दी गई थी वो RB कैटल, मवेशियों के द्वारा। हमने कैसे पढ़ा था इसको? कैटल मवेशी जो है वो क्या करते हैं? PF प्रश्नावली देते हैं। कैटल PF कैटल, ठीक है, ऐसा हमने याद किया था इसको।
फिर आ जाओ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य तुम्हारे से रिलेटेड भैया, तुमको मिनिमम कितना काम करना होता है, कार्य घंटों की संख्या में क्या है, कितने घंटे आप लोगों को स्कूल में देने पड़ेंगे दोस्तों, तो बड़ा ही आसान था, ये क्या था 45। और जिसने ये गलत कर दिया माफ करिएगा लेकिन आप शिक्षक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपको कितने घंटे कार्य करना है ना। सही जवाब देना होगा आप लोगों को, क्या, दैट इज 45 आवर्स। एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना, विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न संवेगात्मक, क्या बात कर रहा है, संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। किसके द्वारा, पहली बात प्रधानाचार्य यहां पर शब्द लिखा है, दूसरा क्या चीज को अनुसंधान करना है, संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने और दूर करने का क्या वो प्रयोग करेगा, अनुसंधान करेगा। क्या वो वर्णात्मक होगा, जी नहीं, वर्णात्मक से आपको संवेगात्मक के बारे में पता नहीं लगेगा, ऐतिहासिक से नहीं लगता, गुणात्मक से नहीं लगता, वो किससे लगता है दोस्तों, क्रियात्मक। वो तो क्रियात्मक अनुसंधान करेगा तभी बालक की संवेगात्मक समस्याओं के कारण को वो पहचान पाएगा। तो 17 का जवाब बनता है आप लोगों का ए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत किससे संबंधित कर रहा है, देखो परिणाम से सीखने से संबंध रख रहा है। तो इसका जवाब जो है दोस्तों वो क्या है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। आपका पहला आंसर ए जो है वो करेक्ट होगा गाइस। फिर आ जाइए, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग, बहुत अच्छा प्रश्न पढ़ाया गया आप लोगों को, स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे क्या कहते हैं। किसका प्रयोग कर रहे हो, स्कीमा का प्रयोग कर रहे हो, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। बाह्य जगत के लिए विश्लेषण के लिए करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, आत्म समीकरण। क्या कहा जाता है उसको, आत्म सात्मीकरण उसको कहा जाता है, कि हम आत्मसात उस चीज को कर रहे हैं, आत्म सात्मीकरण उसको कहेंगे आप। कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं है, प्रक्षेपीय परीक्षण दोस्तों, प्रक्षेपण कौन, लेकिन कौन सा, प्रक्षेपीय परीक्षण की हम बात कर रहे हैं। इसका क्या है, क्या इसका अस्पष्ट उद्दीपक है, जी नहीं, अस्पष्ट नहीं होगा। अनुक्रिया की स्वतंत्रता, जी बिल्कुल ये भी नहीं है। व्यक्तिपरक प्रत्यक्षण, बिल्कुल नहीं है। क्या है, वस्तुनिष्ठ व्याख्या हमारा जवाब है। थोड़ा सा फास्ट चले दोस्तों क्योंकि बहुत सारी आंसर की हम लोगों को देखनी है ना। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। प्रतिभावान शिक्षार्थी दोस्तों क्या कह रहा है, यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। यह क्या कह रहा है, विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है की बात कर रहा है, नहीं की नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखो, वह आक्रामक औष्र कुंठित हो जाता है, जी नहीं, प्रतिभावान नहीं होता। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसा हाथ थपथपाना हिलाना, जी नहीं करता। वह बहुत ही तुनक मिजाजी होता है, जी नहीं। इसका जवाब जो बनता है आपका क्या बनता है, ए फॉर एप्पल। मीन्स कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती तो वह अपने आप को बोर महसूस करने लगता है, वह अपने आप को कम प्रेरित महसूस करने लगता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, किसको कह रहा है ये, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या है, एक अवास्तविक लक्ष्य, जी नहीं, ये तो लक्ष्य हमारा है। विद्यालयों पर भार, जी बिल्कुल भार नहीं पड़ेगा। शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, जी करेक्ट दोस्तों। हम लोगों का जवाब यहां पर बनता है सी। अरे कितना आसान प्रश्न, समस्या समाधान नहीं है। जीवन में हम करते ही क्या है, समस्याओं का समाधान ही तो करते हैं, वहीं से रिलेट कर लेते हैं इसको। समस्या समाधान नहीं है, क्या नहीं है, लक्ष्योन्मुखी, बिल्कुल होती है। एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित, बिल्कुल है। संगीत संबंधी योग्यता के बारे में बिल्कुल भी नहीं है कि समस्या समाधान क्या केवल संगीत से संबंध रखती है दोस्तों, जी नहीं। हमारा जवाब यहां पर क्या बनेगा, डी आपका जवाब बनता है। Here we are on number 24 guys। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, प्रासंगिक अंतर्बोध की बात कर रहा है। ये व्यक्तित्व को मापने की क्या है, क्या आत्मनिष्ठा विधि है, क्या ये वस्तुनिष्ठ विधि है, क्या ये प्रक्षेपी विधि है, क्या ये प्रयोगात्मक विधि है। तो दोस्तों आत्मनिष्ठा नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, प्रयोगात्मक नहीं है। इसका जवाब क्या बनता है आप लोगों का, प्रक्षेपी।
निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? याद रखो, मैंने क्या कहा, कीवर्ड्स को पकड़ो। कीवर्ड्स को पकड़ना बड़ा आसान तरीका होता है, हम क्लासेस में आपको यही सिखाते हैं। प्रश्न को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रश्न समझ में कैसे आएगा, इसमें तो इतनी लंबी लंबी भाषाएं लिखी है, उसको समझने के लिए ट्राई टू गेट द कीवर्ड, व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज फोकसिंग ऑन। किस चीज पर प्रश्न जो है वो आपका फोकस कर रहा है? मुझे बात कर रहा है किस पर? सृजनात्मकता की ओर ले जाता है। क्या वो सामवेगिक चिंतन है, अभिसारी है, अपसारी है, अहमवादी है? तो वो कौन सा है दोस्तों आप लोगों का? अपसारी चिंतन। दैट इज करेक्ट गाइस, बधाई हो आप सभी को। यदि बालक की वास्तविक आयु कितने वर्ष बताई गई है? 13 वर्ष। और मानसिक आयु कितनी बताई गई है? 14 वर्ष। तो बुद्धि लब्धि, कितना आसान प्रश्न, बुद्धि लब्धि का आपको सूत्र बताया गया था, इससे आप तुरंत कैलकुलेट करेंगे तो आपका जवाब जो है वो बन जाएगा कितना? 107.69। बुद्धि लब्धि वास्तविक आयु और मानसिक आयु के सूत्र के अनुसार आप इसको करेंगे। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, बड़ा आसान सा प्रश्न। क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? आप लोगों को स्किनर भाई ने नहीं किया है, आपको पता ही होगा, थार्नडाइक ने नहीं किया है, कोहलबर्ग ने नहीं किया, ये क्या है? श्रीमान पावलाव ने। बड़े ही फेमस रहे पावलाव, आप लोगों ने पावलाव का कुत्ता, ये चीज़ के बड़े आप लोगों ने रीड के दौरान बहुत सारे आप लोगों ने मीम्स बनाए, उसमें पावलाव बहुत आया था। और यही श्रीमान पावलाव ने क्या करा? क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। फिर आ जाओ 28 नंबर पर। बालक अपराध का कारण है, सॉरी, बाल अपराध का कारण है। बाल अपराध का कारण क्या है? माता पिता में अनबन रहना, परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिक व्यवहार। अगर परिवार के सदस्य सहानुभूतिक व्यवहार करेंगे तो बालक अपराध में जाएगा नहीं। परिवार में आपस की सहमति से कार्य होगा तो जाएगा नहीं। समृद्ध परिवार होगा तो जाएगा नहीं जाएगा। वो कब जाएगा? नकारात्मक बात क्या है इसमें? एक ही है, माता पिता से अनबन रहना। ठीक है, बाल अपराध का कारण क्या है? माँ बाप में जो अनबन रहती है उसकी वजह से दोनों उस पर ध्यान नहीं देते हैं और बालक जो है वो अपराध की तरफ अग्रसर हो जाता है। देखो बेटा 29 पर बात करो। बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में किस निम्नलिखित में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना बिल्कुल दिया है। घुमंतु बालकों को प्रवेश, ये भी दिया गया है। एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना बिल्कुल दिया है। 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा व्यवस्था, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। किस पर? इस अनिवार्य शिक्षा में। तो मेरा जवाब क्या बनता है बेटा? डी बनता है। और ये रहा आपका मनोविज्ञान का अंतिम प्रश्न दोस्तों। निम्न में से कौन सा चरण शोध को कहाँ लेके जा रहा है? क्रियात्मक अनुसंधान बना देता है। किसको बना रहा है? शोध को बदल रहा है किसमें? क्रियात्मक अनुसंधान में। तो देखो क्या इसका जवाब बनता है हमारा? क्या उपकल्पनाओं का निर्माण हमारा इसका जवाब बनता है? क्या प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन बनता है? क्या सामान्यीकरण बनेगा? और क्या साहित्य का पुनरीक्षण? तो मुझे लगता है दोस्तों इसका जवाब जो है सामान्यीकरण बन नहीं सकता, इसका जवाब साहित्य का पुनरीक्षण हो नहीं सकता। उपकल्पनाओं को अगर आप निर्माण करेंगे तो शोध से हम क्रियात्मक अनुसंधान की तरफ नहीं जाएंगे। प्रोग्राम का क्रियान्वयन करेंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे तो शोध किधर चला गया? आपका क्रियात्मक अनुसंधान में। मतलब आपका जवाब क्या बनता है? जवाब होगा बी। ओके एवरीवन, चलिए दैट्स ऑल। ये आपका साइकोलॉजी का आंसर की था। विश यू वेरी गुड लक एवरीबॉडी, थैंक यू। हम लोगों का 1 अक्टूबर से ऑफलाइन बैच जो है वो शुरू हो रहा है, जब भारत ऑनलाइन क्लासेस का, ऑनलाइन भी शुरू होने वाला है 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के लिए। और आप लोगों का ऑफलाइन बैच जो है उसको भी हम शुरू कर रहे हैं भारत एकेडमी के ऊपर। और आप में से जो भी कोई अभी रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है करा लीजिए। वी आर प्रोवाइडिंग यू अ डिस्काउंट ऑफ 50% इन द फीस गाइस, सो रश इट, ज्वाइन करिए। विश यू वेरी गुड लक। थैंक यू सो मच एवरीवन।